हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसे इंग्लिश में मेगा स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे हमने लघु बीजाणु जनन के अंदर पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को, ठीक है, और उसके बाद में हमने नर युग्मकोद्भिद का निर्माण किया था। ऐसे ही इसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण पढ़ेंगे। देखिए आगे कि बीजांड काय की हाइपोडर्मिस की कोई भी कोशिका, बीजांड काय, इसके बारे में हमने बीजांड की संरचना में पढ़ लिया था कि बीजांड काय की हाइपोडर्मिस की कोई भी कोशिका परपसु कोशिका या आप कह सकते हो आर्केस्पोरियल के समान कार्य करती है। ठीक है, कोई भी कोशिका वो आर्केस्पोरियल के समान कार्य करती है जो स्पष्ट केंद्रक और सघन जीवद्रव्ययुक्त होती है। ये परपसु कोशिका एक ट्रांसफॉर्म डिवीजन द्वारा या आप कह सकते हो परिणत विभाजन द्वारा दो प्रकार की कोशिका बनाती है, जिन्हें प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका चारों तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो मध्य में होती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होकर भित्ति का निर्माण करती है या अविभाजित रहती है, और बीजाणु जन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। ये इसके अंदर आपके चारों तरफ की कोशिका जो है वो भित्तीय कोशिका है और मध्य में जो है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसके अंदर मियोसिस द्वारा चतुष्क का निर्माण होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित चतुष्क बनते हैं, या आप कह सकते हो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब इनमें ध्यान देने की बात यह है कि गुरु बीजाणु चतुष्क, ये जो चतुष्क दिखाई दे रहा है, गुरु बीजाणु चतुष्क में केवल एक केंद्रक सक्रिय होता है। जो सबसे नीचे वाला भाग केंद्रक है ना, वो ही सक्रिय होता है, जिसे कार्यशील गुरु बीजाणु या आप कह सकते हो सक्रिय गुरु बीजाणु भी कह सकते हैं हम इसे, होता है, जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। और बाकी के 3 जो केंद्रक हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। बाकी के जो 3 केंद्रक हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और उनका उपयोग गुरु बीजाणु, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, उसके द्वारा उपयोग कर लिया जाता है पोषण के लिए। ठीक है, अब आगे अध्ययन करेंगे। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसमें 3 मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं, लेकिन विभाजन से पहले क्या होता है कि सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु जो है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ये इसकी क्या हो गई? प्रथम कोशिका हो गई, क्योंकि इसी के अंदर विभाजन होगा तो ये प्रथम कोशिका हो गई, जिसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका या आप कह सकते हो एम्ब्रियोसेक मदर सेल भी कहते हैं। ये एम्ब्रियोसेक मदर सेल जो है वो बीजांड काय से पोषण प्राप्त कर बड़ी होती रहती है और धीरे धीरे इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। ठीक है, आगे देखिए कि गुरु बीजाणु के केंद्रक, अब ये जो गुरु बीजाणु का जो सक्रिय केंद्रक है, इस केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होते हैं। ये देखिए आप, 3 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होते हैं। ये 3 विभाजन हो रहे हैं इसके अंदर, 3 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होते हैं। पहले विभाजन द्वारा बने केंद्रक, ये पहला विभाजन होगा, इस पहले विभाजन द्वारा बने केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, यानी कि एक तो निभाग की ओर और एक बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। अब इनमें निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि दूसरा और तीसरा। तो निरंतर समसूत्री विभाजन द्वारा दोनों ध्रुवों पर अब 4-4 केंद्रक हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुल कितने केंद्रक हो गए? 8 केंद्रक हो जाते हैं, यानी कि 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इस समय तक जब इनका 8 केंद्रों का निर्माण होता है, इस समय तक ये केंद्रक एक सामान्य कोशिका द्रव्य में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्रिया होगी कि दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक, दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक इस भ्रूणकोश की कोशिका के मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। इसके बाद ये दोनों संयुक्त होकर या आप कह सकते हो दोनों जुड़कर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये रहा सेकेंडरी सेल कह सकते हो आप, द्वितीय कोशिका भी कह सकते हो आप इसको,
या आप कह सकते हो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हो सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं और ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक दोनों संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर के द्विगुणित द्वितीयक कोशिका का निर्माण करते हैं। पहले द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक होते हैं, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और निर्माण होकर के ये द्वितीयक कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, एग अपार्टस या आप कह सकते हो अंड समुच्चय बनाती हैं मिलकर, जिनमें से जो बीच की कोशिका होती है उसे हम एग सेल कहते हैं और दोनों तरफ की जो कोशिकाएं उन्हें कहते हैं हम सहायक कोशिका। ठीक है, बीच का केंद्रक जो है वो अंड केंद्रक और उसकी कोशिका को हम कहेंगे अंड कोशिका, और दोनों तरफ की जो केंद्रक हैं वो सहायक केंद्रक और इनकी कोशिका को हम कहेंगे सहायक कोशिका। और ऊपर के जो 3 केंद्रक हैं, ऊपर की जो 3 केंद्रक हैं वो कौन सी कोशिकाएं बनाते हैं, वो प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाते हैं, आप कह सकते हो एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जो किसकी तरफ होती हैं, निभाग की ओर। ये तो बीजांड द्वार की ओर होती हैं और ये निभाग की ओर प्रतिमुखी कोशिका बनाते हैं। इस प्रकार एक प्रारूपिक भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिका ऊपर की, 3 कोशिका नीचे की, तो टोटल कितनी कोशिका हो गई, 6, और 1 कोशिका बीच की, तो टोटल कितनी कोशिका होगी इसमें, 6 और 1 7, तो 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक। केंद्रक 8 कैसे होंगे, 3 केंद्रक तो ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और बीच में 2 केंद्रक होते हैं, यानी कि द्विगुणित है, ये ध्रुवीय केंद्रक हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्रारूपिक भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं और ये भ्रूणकोश का निर्माण या आप कह सकते हो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण पूरा हो जाता है। या आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। ये पूरा इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट है।